गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट पढ़ा था और उसके पहले हमने सेक्शन 26 तक कंप्लीट कर लिया था। रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आगे बढ़ना है सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी से। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोगों में से जो भी अपना कैमरा ऑन करके बैठ सकता है, वीडियो ऑडियो नहीं, तो वो अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो आज हमें सेक्शन 27 पढ़नी है। तो 27 में ये कहा गया है कि जब भी कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की पत्नी के पास हो, किसी व्यक्ति के सर्वेंट के पास हो या क्लर्क के पास हो, तो उसका पोजेशन उस व्यक्ति का ही माना जाता है। देखते हैं हम इसकी लैंग्वेज डायरेक्ट की स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. इसमें कहा गया है कि जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संपत्ति के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। इनका सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की वाइफ, उसके क्लर्क और उसके सर्वेंट के पास यदि कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है उस पर्सन के बिहाफ में, मतलब वो पर्सन ने कहा है अपनी वाइफ से कि भाई ये मेरे पैसे हैं, इसको तुम अलमारी में अंदर रख दो, तो वो जो पैसे उसने अपनी वाइफ को रखवाए हैं, तो वो उस पर जो पोजेशन है, वो पोजेशन भले ही अभी वाइफ का पोजेशन है, लेकिन डायरेक्ट पोजेशन उसका अभी भी उस पर्सन का है जिसने वो पैसे अपनी बीवी को अलमारी में रखने के लिए बोला है। तो जब भी कोई संपत्ति कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के पास रखवाए, किसी क्लर्क को ट्रस्ट के रूप में न्यस्त कर दे कि आपको इसकी देखभाल करना है, सर्वेंट को छोड़ करके चला जाए कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ, इतनी देर तक तुम्हें देख के रखना है, तो उस पर एक्चुअल पोजेशन जो है वो हमेशा उस व्यक्ति का ही माना जाता है। इसलिए आपको कई बार एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स पूछी गई है कि यदि वाइफ किसी भी प्रॉपर्टी को जो उसके हस्बैंड की है, जिस पर उसका भी अधिकार होता है, यदि वो किसी अदर पर्सन को अपने हस्बैंड की कंसेंट के बिना दे देती है, तो ये कौन सा अपराध है? तो ध्यान रखिएगा, ये चोरी का अपराध बन जाता है। जो पैसे एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को रखने के लिए दिए थे, पत्नी ने बिना कंसेंट के पति के यदि वो पैसे उठा के दे दिए, अब उसमें चोरी के सारे तत्व आ जाना चाहिए। जब हम चोरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। चोरी के सारे तत्व आ जाना चाहिए, मतलब एक तो विदाउट इंटेंशन, मतलब जिस पर्सन, मतलब उसके पति की उसने कंसेंट नहीं ली, कि आपकी सहमति नहीं ली, फिर डिसऑनेस्ट उसका इंटेंशन हो, वो सारे तत्व मिलकर के अगर वो काम कर रही है तो वो चोरी की कैटेगरी में आ जाता है। इसके साथ हम पढ़ते हैं सेक्शन 379 का इलस्ट्रेशन डी। आप लोग वहीं पर लिख लीजिए, सेक्शन 27 के साथ कौन सा इलस्ट्रेशन जुड़ जाएगा? सेक्शन 379 जो चोरी को डिफाइन करती है, उसका इलस्ट्रेशन डी। उसमें ये बताया गया है कि एक मालिक अपने नौकर को एक प्लेट, मेटल की एक प्लेट न्यस्त करके जाता है कि मेरे लौटने तक इसको तुम्हें जो है संभाल कर रखना है, और वो जो सर्वेंट होता है, नौकर होता है, वो प्लेट को लेकर के भाग जाता है। तो उसने कौन सा अपराध किया? उसने चोरी का अपराध किया। क्यों चोरी का अपराध किया? क्योंकि उस पर एक्चुअल पोजेशन किसका था? उसके मालिक का था। क्योंकि ये सेक्शन 27 आपको बताती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी अगर कोई मालिक अपने सर्वेंट को देगा तो उस पर पोजेशन किसका माना जाएगा? मालिक का माना जाएगा, ना कि सर्वेंट का माना जाएगा। और सर्वेंट उस प्लेट को लेकर के भाग गया, मतलब उसने अपने मालिक की कंसेंट के बिना लेकर के वो चला गया, तो मतलब उसने चोरी का अपराध कर लिया। ठीक है। प्लस इसके साथ पढ़ी जाती है सेक्शन 381।
सेक्शन 381 में भी यही बताया गया है कि कब सर्वेंट जो है अपने मालिक की कंसेंट के बिना कोई काम करेगा तो वो चोरी का अपराध कराएगा। वो अलग से एक सेपरेट सेक्शन है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब हम यहाँ से इसको कोरिलेट कर लेंगे। तो अभी आप अपने बैरेक्ट में लिख सकते हैं। फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रॉब्लम बन के कभी आ जाती है। A person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section। इसमें कहा गया है कि लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। अब यदि किसी क्लर्क को या किसी भी लिपिक को आपने टेम्पररीली कुछ समय के लिए नियुक्त किया है, आपके घर में शादी ब्याह थी, आपके यहाँ बहुत काम था, आपको जरूरत थी, तो आपने 2-3 एम्प्लॉइज को, 2-3 सर्वेंट्स को थोड़े 1-2 महीने के लिए अपने घर पे लगा लिया कि आपके काम में हाथ बढ़ जाए। तो इन्होंने कहा है कि यदि आपने थोड़े समय के लिए या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के पर्पज से किसी को अपने यहाँ एज अ सर्वेंट और एज अ क्लर्क रखा है तो भी वो क्या माना जाएगा, एम्प्लॉयड माना जाएगा। मतलब आप उसको सर्वेंट ही कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि अरे मैंने तो उसको सिर्फ 1 दिन के लिए नौकरी पर रखा था और फिर उसने आपके पोजीशन में से कोई चीज गायब कर ली तो वो तो अपराध हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो पोजीशन माना ही नहीं जाएगा, वो तो 1 दिन के लिए था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप 1 दिन के लिए रखो, चाहे आप 2 घंटे के लिए रखो, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर ओकेजन और टेम्पररीली भी किसी को एज अ सर्वेंट और क्लर्क रखा है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत क्लर्क और सर्वेंट ही माना जाएगा। सिंपल, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इसका मेन जो यूज है वो आएगा आपको जब हम चोरी की धाराएं पढ़ेंगे, इसलिए ये सेक्शन को समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन से अगर हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेते कि यदि किसी नौकर को किसी ने थोड़े समय के लिए रखा है तो क्या वो नौकर माना जाएगा, तो हाँ वो नौकर माना जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। इसका इलस्ट्रेशन डी इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 28 काउंटरफीट या जिसको हम बोलते हैं कूटकरण। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से आप कोई चीज बिल्कुल डिक्टो कॉपी करके आपने बना ली है कि ताकि आप दूसरों को धोखा दे सके और आप उससे लाभ उठा सके। जनरल लैंग्वेज में हम काउंटरफीट को ये बोलते हैं कूटकरण, मतलब हमने किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की कॉपी करके बना लिया और वो कॉपी ऐसी है जिससे आप आराम से दूसरों को धोखा दे सकते हैं और उससे आप कोई ना कोई अपना बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी लैंग्वेज देखिए बैरेक्ट की, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेम्बलेंस अनदर थिंग intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य इस आशय से करता है कि वह उस सदस्य से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो एक किसी चीज को दूसरी चीज से मिलता जुलता बना रहा है, बिल्कुल मिलता जुलता बना रहा है। किस इंटेंशन से बना रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है कि वो इस चीज को दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों को प्रवंचना में डालने के लिए कर रहा है, या उसको ये पता है कि यदि वो ऐसी चीज बना लेगा तो ऑटोमेटिकली मतलब वो इतनी उसकी कॉपी इतनी परफेक्ट है कि वो आराम से दूसरों को धोखा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बस यही कहा गया है। तो एक चीज मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई करेंसी नोट है, तो आपने देखा होगा कि नकली नोट बनते हैं। तो नकली नोट क्यों बनाते हैं लोग, नकली नोट इसलिए बनाते हैं लोग ताकि वो बाजार में सर्कुलेट हो और लोग असली समझ के उसका उपयोग कर ले और जिसने बनाया उसको फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं वही सेक्शन जो है यही बात कर रही है। प्रवंचना का मतलब क्या होता है, डिसेप्शन, मतलब लोगों को भुलावे में पड़वा देना या लोगों को धोखे में रख देना। मतलब आपने ऐसे तरीके से चीज बनाई है कि लोग उसको देखें तो लोगों को समझ में नहीं आए कि ये असली है या ये नकली है, और उसके द्वारा आपने क्या कर दिया, कोई ना कोई उससे बेनिफिट उठा लिया। जैसे करेंसी नोट है, आप नकली नोट लेकर बाजार में चले गए, किराने की दुकान पे आप गए, आपने कहा भाई मुझे इतना इतना सामान दे, तो आपने नकली नोट पकड़ा दिया। अब वो नकली नोट इतने अच्छे तरीके से रिजेंबल था
कि वो देखने में नहीं समझ में आ रहा था दुकानदार को कि ये असली है या नकली, तो आपने क्या कर दिया, प्रवंचनाकार कर दिया, डिसेप्शन कर दिया। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन में, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। इसमें ये कहा गया है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आपने कूटकरण किया है, मतलब जो आपने कॉपी तैयार की है, वो बिल्कुल ठीक वैसी ही हो। थोड़ा बहुत 19-20 से चलेगा। अब ठीक वैसी ही हो का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि बस आपका कूटकरण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला धोखे में पड़ जाए, मतलब सामने वाले को लगे कि हाँ ये असली है, इतना बस होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड, इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एक केस है, वो आप केस लिख सकते हैं, के हासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। के हासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंटरफीट इन सेक्शन 28 डज नॉट कैन नॉट एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल काउंटरफीट। मतलब वही जो एक्सप्लेनेशन में बात कही गई है, वही कि ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज आपने तैयार की हो उसकी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक एक्सप्लेनेशन 2 भी है जो इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया कि व्हेन अ पर्सन causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में एक आध बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। It shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। इसमें कहा गया कि जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य कर दे, और सदस्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव्य जानता था कि ऐसा द्वारा प्रवंचना की जाएगी। मतलब जब किसी पर्सन ने किसी एक चीज की कॉपी तैयार की है और वो कॉपी ऐसी है जिससे दूसरों को धोखे में रखा जा सकता है, तो लॉ तो ये मानकर चलेगा कि आपने वो कॉपी दूसरों को डिसेप्ट करने के पर्पस से ही तैयार की है। मतलब जो विधि है वो प्रिजम्पशन लेकर चल रही है। कैसी प्रिजम्पशन लेकर चल रही है, इसमें कहा है कि अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक आप खुद प्रूव नहीं करोगे इस चीज को कि नहीं सर हमने ये जो कॉपी है पर्टिकुलर, हमने किसी को धोखे में रखने के लिए या किसी को प्रवंचना कार्य करने के लिए नहीं बनाई थी, हमारा पर्पस कुछ और था, इसलिए हमने ये कॉपी बनाई थी। तो आप जब तक प्रूव नहीं करोगे, जब तक न्यायालय ये मान करके चलेगा कि आपने दूसरों को प्रवंचना करने के लिए ये रिजेम्बलेंस तैयार किया है, या ये आप जानते थे कि आप जो कॉपी तैयार कर रहे हो इससे लोग भुलावे में पड़ जाएंगे, इससे लोगों को धोखा कारित होगा, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जब कभी भी इस तरीके के वर्डिंग सेक्शन में आते हैं कि इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, शैल प्रिज्यूम है ना, माना जाएगा, मतलब कोर्ट ये मान करके चलेगी। यहाँ पे क्या है कि कोर्ट को मानना है, अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, जब तक आप प्रूव नहीं कर दोगे, तो इसको कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेब्यूटेबल, विधि की खंडनीय उपधारणा। मतलब यहाँ पे विधि ने जो उपधारणा की है, तो विधि ने अपनी साइड से उपधारणा कर ली है कि हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि आपने जो रिजेम्बलेंस तैयार किया है वो डिसेप्शन करने के लिए तैयार किया है, लेकिन आप प्रूव कर दो। अगर आप प्रूव कर दोगे तो हमने जो उपधारणा बनाई है वो हम उपधारणा को चेंज कर लेंगे। तो इसको कहा जाता है विधि की खंडनीय उपधारणा, ऐसी उपधारणा जिसका खंडन किया जा सकता है फैक्ट्स को प्रूव करके। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 28 में जो विधि की उपधारणा है वो कैसी है। आपको 4 ऑप्शन आएंगे, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेब्यूटेबल, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नॉन रेब्यूटेबल और नन ऑफ द एबव। जो भी आपको 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें विधि की खंडनीय उपधारणा है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेब्यूटेबल लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गई आपकी सेक्शन 28। आगे बढ़ते हैं हम
सेक्शन 29। सेक्शन 29 बात करती है दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की। तो सेक्शन 29 के साथ सबसे पहले तो आप जोड़ लीजिए एविडेंस की सेक्शन 3। एविडेंस की सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, वहां पर भी डॉक्यूमेंट को डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन बहुत सिमिलर है, देखते हैं। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का मतलब इन्होंने बताया है कि द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। इन्होंने कहा है कि दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर, दस्तावेज का मतलब क्या कह रहे हैं ये, कि जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उसमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशायित हो या उपयोग किया जा सकता हो। आपने लेटर्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, कोई चिन्ह के द्वारा किसी मैटर को किसी सब्सटेंस पर लिख दिया है। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, और जो आपने ऐसा सब्सटेंस पर ऐसा मैटर लिखा है वो आपने इस इंटेंशन से लिखा है कि आप उसको या तो एविडेंस के तौर पे यूज करोगे, या तो आपका ऐसा इंटेंशन है, या फिर वो आपका इंटेंशन नहीं भी है तो वो जो मैटर आपने किसी पदार्थ पर लिखा है वो एविडेंस के तौर पे कभी भविष्य में यूज हो सकता है, तब वो दस्तावेज माना जाएगा। यहाँ पर सिंपली जो इंटेंशन वाली लाइन है ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या बता रहे हैं, कोई भी मैटर, कोई भी मतलब आपको कुछ लिखना है, कोई भी मैटर जो है वो आपने डिस्क्राइब किया है, लिखा है, एक्सप्रेस किया है किसी भी पदार्थ पर। पत्थर पर लिख सकते हो आप, किसी कागज पर लिख सकते हो आप, किसी मैप में लिख सकते हो आप, कोई मेटल प्लेट हो सकती है, किसी भी चीज पर। यहाँ पर एनी सब्सटेंस वर्ड यूज है, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ जिस पर लिखा जा सकता है, उखेड़ा जा सकता है, उस ठोस पदार्थ पर आपने लेटर द्वारा या कोई आपने पिक्चर बना दिया या आपने कोई एरो बना दिया, किसी भी माध्यम से, किसी भी साइन द्वारा, जिससे लोगों को समझ में आ सके कि क्या आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। आपने जब वो उखेर दिया, लिख दिया, पेंटिंग बना दी, और या तो आपका इंटेंशन है कि आप उसको एविडेंस के तौर पे यूज करोगे, या यहाँ पर और वर्ड यूज है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटेंशन जरूरी नहीं कि सिर्फ एविडेंस का इंटेंशन होना ही चाहिए, या तो इंटेंशन होना चाहिए या उसको एज एविडेंस भविष्य में यूज कर सकते हैं, या वो यूज खुद से हो सकता है जब जरूरत पड़ेगी तो वो डॉक्यूमेंट माना गया है। इसलिए इसको अलग से एक्सप्लेनेशन में आपको स्पष्ट भी किया गया इंटेंशन वाले पॉइंट को, देखिए पढ़िए। इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड। पहले तो इन्होंने क्या कह दिया कि ये तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा सब्सटेंस, कौन सा धातु यूज की है जिसपे आप मैटर लिख रहे हो, या किस मीन्स से आपने बनाया है। आपने पत्थर से गूंथ के बनाया है, आपने पेन से लिखा है, आपने कोई नोकीली चीज से खरोच खरोच के बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने मैटर एक्सप्रेस किया है और किसी भी सब्सटेंस से किया है तो वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, दूसरा आगे क्या कह रहे हैं ये कि वेदर द एविडेंस is intended for or may be used in a court of justice। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशायित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। मतलब हो भी सकता है आपने उसको एविडेंस के तौर पे सोच करके बनाया हो या नहीं बनाया हो, लेकिन जो केस लॉज आपको मिलेंगे तो केस लॉज में अलग अलग चीजों को डॉक्यूमेंट में माना गया है, तो उसमें बहुत जगह इंटेंशन वर्ड यूज किया गया है। तो मतलब इसको बहुत ज्यादा आप क्या कहेंगे, मैंडेटरी नहीं कहेंगे, कि मैंडेटरी नहीं है कि इंटेंशन होना मैंडेटरी तभी वो डॉक्यूमेंट होगा। नॉर्मली भी वो डॉक्यूमेंट होगा कि आपका इंटेंशन नहीं था उसको एविडेंस के तौर पे यूज करने का, लेकिन वो बाद में चल के, आगे चल के ऑटोमेटिक किसी केस में एज एविडेंस
प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं, डॉक्यूमेंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो कभी ना कभी तो वो जब कभी भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो कहीं ना कहीं तो वो एविडेंस के तौर पे काम आ ही जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। पेन पेपर कॉपी वगैरह उठा लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, वो आप लिख लीजिए पहले। पहला केस है श्याम चरण केस। इसमें वर्सेस वाले, मतलब ये बहुत पुराने केस है, तो इसमें बुक्स में ऐसे ही दिए हैं, मुझे भी मेरे टीचर्स ने ऐसे ही लिखवाए थे। वर्सेस वाली पार्टी का इसमें नाम आपको नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे ही लिखते चलिए। श्याम चरण का वाद, श्याम चरण केस। इस केस में करेंसी नोट को डॉक्यूमेंट माना गया। करेंसी नोट इज डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट। करेंसी नोट को दस्तावेज माना गया। नेक्स्ट लिखिए सैफेद एले। सैफेद एले का वाद, SHEEFAIT, SHEEFAIT, सैफेद एले, ALLY, सैफेद एले का वाद। इसमें ये कहा गया था कि a writing which is not legal evidence of the matter expressed may yet be a document। ये एक्चुअली आपका एक्सप्लेनेशन, जो लास्ट वाली लाइन है ना सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट में, जो हमने इंटेंशन वाली लाइन पढ़ी ना, कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे यूज करने का इंटेंशन रखते हो, ये चीज इस केस में डिसाइड की गई थी, ठीक है। तो आप सिर्फ ये केस लॉ लिख लीजिए, इसकी डिटेल मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है वो आप वहां से लिख लेना। चलिए नेक्स्ट लिखिए AV जोसेफ, AV फॉर वैन, A.V जोसेफ का केस। इसमें कहा गया कि अ हामर फॉर मेकिंग स्लीपर्स इज अ डॉक्यूमेंट। चप्पल बनाने के लिए जो हथौड़ा यूज किया जाता है उसको दस्तावेज माना गया इस केस में। अ हामर फॉर मेकिंग स्लीपर इज अ डॉक्यूमेंट। चप्पल बनाने के लिए जो हथौड़ा होता है उसे दस्तावेज माना जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लिखिए बुरायह वर्सेस स्टेट। बुरायह वर्सेस स्टेट, BORAIAH, ये सरनेम होता है बुराया, BORAIAH, बुराया वर्सेस स्टेट। इसमें कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट। PM रिपोर्ट जो है दस्तावेज मानी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केस का नाम नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा गया है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दस्तावेज माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा, तो हाँ माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सेक्शन। अब चलिए आगे इसी सेक्शन में और चीजें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज थे जो बता दिए। अब ये देखिए सेक्शन 29 में खुद ही कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं। ये इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इस इलस्ट्रेशन से ऑब्जेक्टिव्स बनते, तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेने हैं। पहला इलस्ट्रेशन दिया है a writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of a contract is a document। इन्होंने क्या कहा है कि किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। मतलब दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एग्रीमेंट बना होगा, तो एग्रीमेंट में जो टर्म्स और कंडीशंस लिखी हैं, एक्सप्रेस है, जो राइटिंग लिखी हुई है उस एग्रीमेंट में, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है, ठीक है।
पहला इलस्ट्रेशन। दूसरा, अ चेक अपॉन अ बैंक कार इज अ डॉक्यूमेंट। बैंक कार पर दिया गया चेक दस्तावेज है, मतलब चेक दस्तावेज होता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या चेक दस्तावेज है तो हाँ है। पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा दस्तावेज है। मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज डॉक्यूमेंट। कोई भी मानचित्र या रेखांक जो आप या तो खुद एविडेंस के तौर पे इंटेंशन से यूज करना चाहते हो तो भी दस्तावेज है, या अगर मैप और प्लान कभी इसी केस में अगर एज एविडेंस के तौर पे दिखाया जा सकता है तो भी वो क्या माना जाएगा, दस्तावेज माना जाएगा। तो जब आपको एग्जाम में एज इट इज लाइन लिखी मिले तो ही आपको टिक करना है। अगर वो लिखे कि मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस तो हाँ है, या अ मैप और प्लान which may be used क्या यार तुम लोग डरा देते हो इतनी जोर से माइक खोल के अचानक। चलो ठीक है, फिर उसके बाद है अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज अ डॉक्यूमेंट। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह भी दस्तावेज है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ डायरेक्शंस लिखे हैं किसी ने किसी को कुछ काम करने के लिए कि भाई आपको ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है, एक पेज पे या किसी भी चीज पे बता दिया तो वो भी क्या माना जाएगा, दस्तावेज माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके इलस्ट्रेशन। इसके बाद इसमें एक एक्सप्लेनेशन 2 दिया है, वो भी हम देखेंगे जल्दी से फटाफट। इसमें लिखा है वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूसेज shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may be actually expressed। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड कोई ना कोई प्रॉब्लम बना के एग्जाम में ऑलवेज पूछी जाती है प्री में, सिविल जज में। क्या लिखा है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी हो। इसमें इनका कहने का मतलब है कि जो व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, तो हमारे व्यापार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत लंबे समय से चलन में चली आ रही हैं। तो वो चीजें ऐसी होती हैं कि यदि वो एक्सप्रेसली एक्सप्रेस नहीं भी की जाए तो भी उनका मतलब वाणिज्यिक जो व्यापारी लोग हैं उनको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या होगा। तो ऐसी हर चीज जो वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार अभिव्यक्त होती है तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, डॉक्यूमेंट मान के चलेंगे। अब देखो इसको आपको समझ में आएगा इलस्ट्रेशन से। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन है, ये देखिए। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है अपना नाम लिख देता है। विनिमय पत्र क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे लेना होते हैं तो वो आपसदारी में क्या करते हैं, एक विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। ये हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, एनआई एक्ट में, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन सामने वाले को पैसा दे रहा होता है तो वो ये लिख कर दे देता है कि भाई हम मैं तुम्हें इतने इतने पैसे दे रहा हूं और ये पैसे मुझे तुम कब वापस करोगे, जब मैं तुमसे मांगूंगा, तो मांग पर दे होंगे। तो ये ऑर्डर होता है कि मतलब वो सामने वाला उसको पैसे दे रहा है। तो इसमें भी ऐसे लिखा है कि उसने क्या किया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र है उसके पीछे उसने अपना नाम लिख दिया, ए ने। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट, तो अपना जो उसने नाम लिख दिया इसको क्या कहा जाता है, अपने नाम लिखने को कहा जाता है एंडोर्समेंट कर देना, पृष्ठांकन कर देना। मतलब हम कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखते हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया उसको। as explained, तो the meaning of the endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the order। तो ये जो एंडोर्समेंट किया है, जो नाम लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि उसने ऑर्डर कर दिया है कि सामने वाले को पैसे दे दो,
ठीक है। The endorsement is a document and must be construed in the same manner as if the word pay to the holder or words to that effect had been written over the signature. इन्होंने कहा है कि का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देह अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। तो जब कभी भी कोई पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज पे उसके पीठ पर अपना नाम लिखता है, मतलब उसने साइन कर दिए, एंडोर्समेंट कर दिया, तो इस एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर जिस पर्सन का नाम लिखा है, मतलब जिसको कहा जाता है होल्डर, जिसके लिए हमने वो बनाया, उसको जो है उतने पैसे दे दिए जाए, ये आदेश होता है, ये उसका मतलब होता है। तो ये जो वाणिज्यिक रूल्स होते हैं, मतलब जो आपके व्यापारिक रूल्स होते हैं, उसमें ये चलन में है, तो ये सबको पता है व्यापारियों को, व्यापारिक प्रथा के अनुसार ये कॉमन है कि किसी ने भी पीछे नाम लिख दिया तो मतलब इस पर्सन को इतने पैसे देना है, ठीक है ना। तो धारक की विनिमय का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है, तो ये जो पृष्ठांकन है ना, जो पीछे उसने नाम लिखा है, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में अगर डिस्प्यूट होगा तो प्रूव भी किया जा सकता है कि सर देखिए मैंने एंडोर्समेंट किया था, मतलब मैंने सामने वाले को ऑर्डर दिया था कि पैसे इसको दे दी जाए, अब मैं इससे वापस मांग रहा हूँ तो ये वापस पैसे नहीं दे रहा है। तो वो एंडोर्समेंट, वो पृष्ठांकन क्या है, दस्तावेज है। और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द का तत्प्रभाव वाले शब्द लिखे गए हैं। मतलब जो एंडोर्समेंट है उसके भले ही उसने स्पष्टली एक्सप्रेसली ये वर्ड्स नहीं मेंशन किए हैं कि पेबल टू द होल्डर, धारक को भुगतान करो, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका सिग्नेचर, उसने जो नाम लिखा है उसका खुद में ही मतलब ये है कि धारक को भुगतान कर दो। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका दस्तावेज। अब इसके साथ एक बार हम यहीं के यहीं सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस की पढ़ेंगे। ये है एविडेंस की सेक्शन 3 डॉक्यूमेंट। वहां पर किस तरीके से डिफाइन किया गया देखिए, बिल्कुल सेम है। एविडेंस में कहा गया है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। बस यहाँ पे अंतर इतना है कि आईपीसी में जो डॉक्यूमेंट है वहां पे पर्पस क्या है, वहां पर है कि हम जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि उसको या तो हम एविडेंस के तौर पे यूज करेंगे या वो एविडेंस के तौर पे यूज होगा। और यहाँ पे बस लास्ट की लाइन जो है वो चेंज है एविडेंस में, कि यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है किस पर्पज से किया है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो जो भी हम मैटर लिख रहे हैं तो हम उस मैटर को रिकॉर्ड करने के पर्पज से कर रहे हैं तैयार, बस इतना सा अंतर है। इसके इलस्ट्रेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एविडेंस में से भी डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन बन सकता है और आईपीसी में से भी आपको डॉक्यूमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोनों के आपको इलस्ट्रेशन पढ़ने, वहां पे भी हमने इलस्ट्रेशन पढ़े, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज में समाये थे, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। आपने कुछ भी लिखा है वो दस्तावेज है। आपने कुछ भी लिखा है, किसी भी सब्सटेंस पे लिखा है, आपने पत्थर पर लिखा है, आपने मेटल प्लेट पर लिखा है, आपने किसी पत्ते पर किसी चीज से उखेड़ कर कोई चीज लिखी, आपने कागज पर लिखी, कोई भी लिखावट है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट। आपने प्रिंट कराए हैं वर्ड्स, वो क्या है, दस्तावेज है। लिथोग्राफ का मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब होता है पत्थर, शिलालेख बोलते हैं इसको। लिथोग्राफ मतलब पत्थर पर लिखी हुई चीजें, शिलालेख। फोटोग्राफ सभी जानते हैं, ये सब क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, ये आईपीसी में भी इलस्ट्रेशन में है और यहाँ पर भी है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। किसी पत्थर पर या किसी मेटल प्लेट पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए, जैसे आपने देखे होंगे अशोक के शिलालेख वगैरह, तो वो सब क्या है, दस्तावेज है। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर क्या होता है, कैरिकेचर का मतलब होता है उपहासांकन, हिंदी में बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कुछ कार्टून्स बना के आते हैं, कभी कभी आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में कार्टून बने होते हैं नेता लोगों के, और एक कार्टून पे कुछ लिखा होता है, एक कार्टून पे कुछ लिखा होता है, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। वो भी दस्तावेज होते हैं, ठीक है। तो कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट वाली सेक्शन
कंप्लीट। सेक्शन 29 कंप्लीट हो गई थी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 29A। सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको हेडिंग याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहाँ आईपीसी में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 29A में। अंदर बस इसमें इतना लिखा है कि द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन क्लॉज T of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि IT Act 2000 जो है उसकी सेक्शन 2 की सबसेक्शन 1 के क्लॉज टी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बस आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है सेक्शन, इसकी सेक्शन से क्वेश्चन आता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कहाँ डिफाइन किया गया है, 30 में। मूल्यवान प्रतिभूति को कहाँ डिफाइन किया गया है, 30 में। क्या होता है देखिए, द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। इसमें कहा गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक है, मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में क्या होता है, दस्तावेज होते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, दस्तावेज होते हैं, लेकिन हर दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होता। ध्यान रखना कि every valuable security is document but every document is not valuable security। हर दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होता, लेकिन मूल्यवान प्रतिभूति हमेशा दस्तावेज होती है। ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है लेकिन कैसा दस्तावेज है, या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित। देखिए, यहाँ से एक एक वर्ड को पकड़ते जाइए, जिससे क्या हो रहा है, कोई ना कोई लीगल राइट सृजित हो रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है। कोई डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को कोई लीगल राइट दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका लीगल राइट क्रिएट हो रहा है। किसी पर्सन को हमने कह दिया, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, हमने कह दिया कि ए पर्सन को हम पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते, तो ए को उस डॉक्यूमेंट से क्या हो गया, लीगल राइट क्रिएट हो गया, वो पावर ऑफ अटॉर्नी बन गया हमारा। तो ये क्या हो गया, अब ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और क्या होगा, लीगल राइट एक्सटेंड हो, मतलब विस्तृत हो। किसी के लीगल राइट, ऑलरेडी उसके पास कुछ लीगल राइट है, अब हम उसको लीगल राइट और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसीवर होते हैं, तो रिसीवर को बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट ने रिसीवर को पहले कुछ राइट्स दिए थे, बाद में कुछ और राइट्स उसको एक्सटेंड कर दिए, तो वो भी क्या हो जाएगी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ट्रांसफर्ड, हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो वो जो दस्तावेज जो है वो क्या है, दस्तावेज तो है ही, साथ में वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। रिस्ट्रिक्टेड, आप किसी के लीगल राइट पे निर्बंधन लगा रहे हो, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। निर्वापित किया जाए या एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, फिर क्या है, छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, अभिस्वीकार कर रहा है कि हाँ, मुझे ये जो राइट, ये जो लीगल राइट है, मैं इसके दायित्व के अधीन हूँ, मेरी ये लाइबिलिटी है, ऐसा कोई वो दस्तावेज तैयार कर रहा है, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, मतलब वो
दस्तावेज के माध्यम से बता रहा है लिखित में कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर लीगल राइट मेरे पास है, मैं इस लीगल लाइबिलिटी के अंदर हूँ, मेरा ये दायित्व है, विधिक दायित्व है, या मैं इस विधिक दायित्व के अंतर्गत नहीं हूँ, मेरा ये दायित्व नहीं है। तो ऐसे जितने भी दस्तावेज हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाते हैं। अब देखिए इसका एक इलस्ट्रेशन है, देख लेते हैं, उससे क्लियर होगा हमें। A writes his name on the back of a bill of exchange. As the effect of this endorsement is transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. देखो ये दस्तावेज भी था, हमने ऊपर पढ़ा था, और ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है। वो क्या बोल रहा है? का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। अभी हमने जस्ट ऊपर जो इलस्ट्रेशन पढ़ा उसमें क्या बताया गया कि जो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिख रहा है, मतलब एंडोर्समेंट कर रहा है, तो वो एंडोर्समेंट को हम क्या मान रहे हैं? डॉक्यूमेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एंडोर्समेंट है वो डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन ये एंडोर्समेंट, ये पृष्ठांकन जो पीछे उसने नाम लिखा है वो मूल्यवान प्रतिभूति भी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है। क्यों? क्योंकि वो जो उसने एंडोर्समेंट किया है, अपना नाम लिखा है, उसी के कारण तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज जाएगा और उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। मतलब उसने नाम लिखा है, उसके नाम लिखने का इंडिकेशन क्या है कि जो भी उसका होल्डर है उसको इतने पैसे दिए जाएं, ये उसका मतलब होता है पृष्ठांकन करने का। तो ये एंडोर्समेंट क्या होता है? किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है राइट पैसे लेने का, इसलिए ये एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट है। इसके साथ साथ ये क्या है? इसके साथ साथ ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी कि क्या क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है और क्या क्या नहीं आता। जैसे आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद, डिक्री की प्रतिलिपि, पट्टे की प्रतिलिपि, चेक द्वारा भुगतान किया गया कोई बिल वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। ये आपको क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको हेडिंग से आएगा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कहाँ डिफाइंड किया गया है। 30 एक जो मैंने अभी आपको बोल करके बताया था कि एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट वैल्यूएबल सिक्योरिटी बट एवरी वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज अ डॉक्यूमेंट, ये आता है। दूसरी ये जो चीजें पूछते हैं इनमें से कि क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा क्या नहीं होगा, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज में मिल जाएगा, तो ध्यान रख लीजिए इतनी चीजें। बीमाकृत पार्सल की डाक, ठीक है, बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद जो होती है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं मानी गई है। पट्टे की प्रतिलिपि, लीज जो देते हैं ना, तो लीज का जो डॉक्यूमेंट बनता है तो उसकी फोटोकॉपी क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। चेक द्वारा भुगतान दिया गया, हम किसी व्यक्ति को चेक देते हैं उसको पेमेंट करने के लिए, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है कि आप बोलने लगो कि वो चेक जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। डिक्री की प्रतिलिपि, डिक्री की फोटोकॉपी कभी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होगी। मूल डिक्री होती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, लेकिन उसकी फोटोकॉपी नहीं होती है। ठीक है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। फिर उसके अलावा तलाक विलेख, ये देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा, मतलब डाइवोर्स का जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तलाक विलेख। नाबालिग द्वारा बलपूर्वक लिखाया गया प्रोनोट, कोई नाबालिग है, माइनर है, उससे आपने फोर्सफुली कोई प्रोनोट लिखवा लिया। प्रोनोट मतलब आपने कुछ अधिकार लेना है, होते हैं ना कि नाबालिग के पास भी कुछ कुछ अधिकार होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है नाबालिग। तो सपोज करो किसी ने बलपूर्वक करवा लिया या प्रोनोट लिखवा लिया, तो ये सब भी क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, है ना। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी माने जाएंगे वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होंगे तो ही माने जाएंगे। किसी भी
डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कभी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होती है। ध्यान रखना, ये पूछते हैं कि क्या फोटोकॉपी वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी जाएगी, तो नहीं मानी जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा वैल्यूएबल सिक्योरिटी होते हैं। कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? जिसमें किसी लीगल राइट का सृजन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े, बस वो पॉइंट्स आपको दिमाग में बिठा के रखना है, तो कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाएगी, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। भय के अंतर्गत लिखा गया वचन पत्र, मतलब आप किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख दें और बोले वचन पत्र लिखो, प्रोमिसरी नोट लिख कर दो, तो ये सब क्या होता है? फिर ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होती। जो फ्री कंसेंट से लिखे जाए वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बिल 31। बिल, बिल सबको पता है, वसीयत। द वर्ड अ बिल डिनोट्स अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना आई थिंक ठीक है, या फिर 32 भी कंप्लीट कर लें? चलो 32 भी कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। इसमें लिखा है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगी, तो वो आपको हेल्प करेंगे उनको समझने में, इसलिए इसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड except where a contrary intention appears from the context. Words which refer to act done extend also to illegal omission. जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो, इसका मतलब क्या होता है? कभी भी ये लाइन लिखी होती है एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी सेक्शन को पढ़ें तो जब तक उस सेक्शन में खुद से एक्सप्रेसली कोई बात ना लिखी हो तब तक छोड़ करके, मतलब हमने कोई भी सेक्शन पढ़ी, मर्डर पढ़ी, तो अगर मर्डर में अलग से कोई एक्सप्लेनेशन या अलग से कोई दृष्टांत या अलग से कुछ एक्सप्रेसली लिख करके बताया गया है कि नहीं ये ऐसे से ऐसा होगा, तो हमें वो चीज माननी है। लेकिन जब तक एक्सप्रेसली अलग से कुछ नहीं बताया गया है तब तक कॉमन रूल एप्लीकेबल होते हैं हर सेक्शन पे, इसलिए इस लाइन का ये मतलब होता है। ठीक है, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो, मतलब किसी सेक्शन में जब तक आपको स्पेसिफिकली कोई चीज अलग से ना बताई गई हो तब तक इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। इनका कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई कार्य करने की बात की जाती है, इस एक्ट में हम पढ़ेंगे जितने भी ऑफेंस हम पढ़ेंगे, जितने भी क्राइम्स का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऐसा करेंगे तो ये अपराध घटित होगा, ऐसा करेंगे तो ये अपराध घटित होगा, तो इन्होंने कहा है कि पूरी आईपीसी में आप जहां कहीं पे भी कार्य को करने वाले शब्दों को पढ़ोगे तो उसमें अपने आप में इंक्लूड होगा उसका अवैध लोप। मतलब अवैध लोप, इलीगल ओमिशन का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त हो, मतलब बाय लॉ आपको वो काम करना है, लीगली एंटाइटल्ड हो आप करने के लिए, और फिर आप वो काम नहीं करते हो, उसको कहा जाता है अवैध लोप, इलीगल ओमिशन। मतलब मैं क्या हूं? एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरी लीगल ड्यूटी क्या है? क्राइम को रोकना, अपराध को रोकना, अपराधी को पकड़ना, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। पुलिस ऑफिसर हूं तो मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है, लीगल काम है। अब मैं इस काम को नहीं करूं, मतलब मेरे सामने अपराध हो रहा है और मैं अपराध को रोकने की कोशिश नहीं करूं, मैं अपराधी को पकड़ू नहीं, मैं अपराधी को कोर्ट में नहीं ले जाऊं, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी लीगल ड्यूटी को ओमिट किया, इसको कहा जाता है लोप कर दिया। मेरा कर्तव्य था करने का और मैंने नहीं किया, मतलब मैंने अवैध लोप कर दिया, इलीगल ओमिशन कर दिया। ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ काम करने का बोला गया है कि कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें इंक्लूड चलता है हमेशा इलीगल ओमिशन, कि आपका ऐसा काम करना था आपने नहीं किया, तो वो हमेशा कोरिलेट होकर चलेंगे दोनों साथ में। ये आपको और क्लियरली समझ में आएगा जब हम आगे आगे आईपीसी में बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है, बहुत ज्यादा कर देंगे तो आप लोगों के दिमाग से भी ऊपर से बाहर जाने लगेगा। सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने
वीडियो खोल लीजिए जरा। वेरी गुड। अब कोई भी डाउट हो इतनी सेक्शंस में से जो नहीं समझ में आया हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी सेक्शन में कुछ समझ में नहीं आया। वैसे आज की सेक्शन ऐसी थी कि ऐसा नहीं था कि कुछ भी बहुत टफ हो, है ना, बट फिर भी अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी समझ में आ रही हो, अभी नहीं आ रही हो, बाद में खुद से पढ़ो, लगे तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे कैमरे वैमरे ऑन करके बैठा करो यार, लगे कि हाँ पढ़ा रहे हैं। तो बंद करके बैठ जाते हैं, समझो कितनी प्यारी प्यारी शक्लें हैं, पता नहीं क्यों बंद करके बैठते हो। चलो ठीक है, आज की क्लास अपन कंप्लीट यहीं पे करते हैं। 32 तक हमारा कंप्लीट हो गया। कल से 33 से रहेगा, तो 34 से जो आपका शुरू होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। कहाँ तक? 34 से 38 तक ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और प्री के लिए तो है ही, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करना। हम इससे रिलेटेड केस लॉज भी पढ़ेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये मत बोलना कि मैम बहुत स्लो जा रहा है। एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन है ये मेंस के बिहाफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 34, 35, 38 तक की, तो इनमें बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स भी हैं जो बहुत समझने वाले होते हैं। तो थोड़ा डिटेल में चलेंगे तो इनमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है अपन को एक एक सेक्शन में एक एक लेक्चर लग जाए, तो कोई इशू वाली बात नहीं। चैप्टर 4 तक का जो पार्ट है हमारा आईपीसी में, इसमें हम थोड़ा टाइम लेकर ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं प्री में भी और मेंस में भी, इसलिए यहाँ तक हम टाइम लेंगे। और जैसे ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा तो हम फटाफट रेलगाड़ी अपनी आगे बढ़ा लेंगे फास्ट फास्ट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर पर ही रहना भाई, लॉकडाउन खुल गया। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.